सुबह का समय राजस्थान। नौकर को आवाज़ लगाते हुए आदित्य महल के आंगन में आते हैं। सुबह के 6 बजे हैं और आदित्य को एक बहुत ही ज़रूरी काम जिसके लिए उन्हें बनारस जाना है। आदित्य गाड़ी में जाकर बैठे हैं और कई गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। अर्जुन जो आदित्य का सारा काम देखते हैं, साथ ही वे आदित्य के बॉडीगार्ड हैं। मंदिर में गंगा सफाई कर रही है। गंगा मंदिर के पुजारी जी की बेटी है। गंगा का उसके पिता के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी मंदिर के अंदर आते हुए उसके पिता आवाज़ लगाते हैं। गंगा पीछे मुड़ती है और अपने बाबा को देखते हुए कहती है, बाबा आप परेशान ना हो, हम कॉलेज ही जा रहे हैं। दोपहर का समय। आदित्य बनारस पहुंच गए हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही किसी को फ़ोन पर बोलते हैं, यहाँ के पुजारी जी को बुलाओ, भूमि पूजन करना है। आदित्य ने बनारस में फैक्ट्री खोलने के लिए जगह खरीदी है, जिसका आज भूमि पूजन है। उसी समय गंगा के पिता को भूमि पूजन के लिए बुलाया गया। पुजारी जी आते हैं तभी गोलियों के चलने की आवाज़ आने लगती है। ये गोलियां आदित्य को मारने के लिए चलाई गई हैं। पुजारी जी आदित्य के पिताजी के मित्र हैं। जैसे ही अर्जुन और बाकी बॉडीगार्ड आदित्य को बचाते हैं, उसी बीच गोली पुजारी जी को लग जाती है और पुजारी जी ज़मीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही गंगा को पता चलता है, गंगा भागते हुए अपने पिता के पास आकर बैठकर जोर जोर से अपने बाबा को रोते हुए उठाने लगती है। आदित्य बस उसे देखा जा रहा था, क्योंकि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदित्य अर्जुन को कहता है, पुजारी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ये कहकर वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। शाम का समय। बनारस घाट। गंगा के पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आदित्य और बाकी सभी गार्ड होटल लौट गए। गंगा वहीं घाट पर चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी पीछे से रोती हुई लड़की गंगा को आवाज़ देती हुई चली आ रही है। ये गंगा की चचेरी बहन आरती है, जो गंगा से बहुत प्यार करती है। पर गंगा के चाचा जी गंगा के पिताजी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन उसकी छोटी बहन उससे चोरी छिपे मिलने आती है। वो भागते हुए आती है और गंगा को गले लगाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद गंगा आरती को चुप कराती है और उसे घाट से उठाकर घर जाने लगती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। सोचने लगती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है। जैसे तैसे करके घर के अंदर जाती है और पूरी रात वो रो रो कर काट देती है। सुबह गेट के बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। आरती उठकर दरवाज़ा खोलती है। गाड़ी से आदित्य बाहर आता है और बाकी गार्ड बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। तभी अर्जुन आरती से गंगा के बारे में पूछता है। उसी समय गंगा आंगन में आकर खड़ी हो जाती है। आदित्य उसके पास आता है और गंगा से उसके पिता की मौत के बारे में बताता है कि कैसे उनकी मौत हुई है। आदित्य इतना ही बोल पाता है कि गंगा बिना कुछ सोचे उसे खींच के थप्पड़ मारती है। ये देखते ही गार्ड्स बंदूक गंगा पर तान देते हैं। आदित्य इशारे से सबको बंदूक नीचे करने का ऑर्डर देता है। आदित्य की आंखों में बेहद गुस्सा था। वो वहाँ से चुपचाप चला गया। भी हैरान थे। अर्जुन बहुत डर गया था, क्योंकि वो जानता है कि आज तक आदित्य सिंघानिया से जिंदा नहीं बचा जिसने उससे पंगा लिया है। रात के समय गंगा घर में अकेले थी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो आंगन में आकर देखती है, आदित्य उसके सामने गुस्से में खड़ा है और उसे घूर रहा है। तो वो डर जाती है और अपने कमरे में भागने की कोशिश करती है। तभी आदित्य उसे आकर पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ा कर देता है। उसी समय लाइट चली जाती है और चांद की रोशनी गंगा के गोरे रंग पर पड़ रही है, तो उसका चेहरा और ज़्यादा चमकने लगता है। वो आदित्य से खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आदित्य उसके चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जैसे ही आदित्य की पकड़ ढीली होती है, तभी गंगा उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और आदित्य फिर उसे गुस्से में पकड़ता है और सुबह जो गंगा ने उसे थप्पड़ मारा उसके बारे में कहने लगता है कि आपकी इतनी हिम्मत, आपने आदित्य सिंघानिया को थप्पड़ मारा। आपको पता है मैं आपको अभी इस किए की सज़ा में मौत के घाट उतार सकता हूँ।
गंगा को आदित्य ने इतना कस के पकड़ रखा था कि गंगा की चूड़ियाँ टूट चुकी थी और गंगा के हाथों में जख्म हो चुका था। गंगा रो रही थी पर दर्द से और आदित्य को बुरा भला कह रही थी। तभी बारिश होने लगी और दोनों उस बारिश में भीगने लगे। आदित्य गंगा के कांपते गुलाबी होठों को देख रहा था। जैसे ही बिजली कड़कती है, गंगा डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। आदित्य वापस होटल आ जाता है और गंगा के बारे में सोचता हुआ सो जाता है क्योंकि आज उसे एक सुकून महसूस हो रहा था। उधर गंगा सिर्फ ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। सुबह आदित्य राजस्थान के लिए निकलता है। वो तैयार होकर गंगा के लिए घर के लिए निकल जाता है। गाड़ी गंगा के घर के बाहर आकर रुकती है। तभी आदित्य गाड़ी से उतरकर गंगा को जोर से आवाज़ देता है। गंगा डरती हुई बाहर आ जाती है। आदित्य गंगा का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लेता है। गंगा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर तब तक गाड़ी लॉक हो चुकी होती है और जो लोग गंगा के घर के आसपास रहते हैं वो देखते हैं गंगा को मंदिर की तरफ ले जाया जा रहा है। ये देखकर सभी लोग मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। गाड़ी से आदित्य सिंघानिया चश्मा लगाते हुए निकलता है। तभी अर्जुन मंदिर के पुजारी से कहता है कि शादी की सारी तैयारियां हो गई पंडित जी हाँ में सिर हिलाते हैं। तब तक गंगा गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। आदित्य उसको पकड़कर मंडप तक ले आता है। तब तक सभी लोग आ चुके थे और अर्जुन से कहते हैं हमारी गंगा बिटिया को छोड़ दे वरना आप सब लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ना सुनते ही अर्जुन कहता है आप सब लोग जानते भी हैं ये कौन है। इतना कह पाता है कि अर्जुन तब तक मंदिर के सबसे बड़े पंडित जी वहां आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये आदित्य सिंघानिया है, राजस्थान के राजा साहब। इतना बोलते ही सब शांत हो जाते हैं और आगे बोलते हुए पंडित जी कहते हैं से 12 साल पहले जब बड़े राजा साहब केदार जी से मिलने आए थे तब बड़े राजा साहब गंगा से आदित्य जी का विवाह तय कर गए थे। आज गंगा 22 साल की हो गई है इसलिए आदित्य जी उनसे विवाह करने आए हैं। लेकिन किसने सोचा था कि केदार जी इस तरह सबसे दूर हो जाएंगे। जब गंगा ने ये सुना तब बहुत शांत हो गई पर मन ही मन वो आदित्य को कोस रही थी। उसकी वजह से गंगा ने अपने पिता को खो दिया था। विवाह संपन्न हो जाता है। गंगा को बनारस के लोग प्यार से विदा कर देते हैं पर गंगा अभी भी बहुत दुखी थी। वो सिर्फ रोए जा रही थी। क्या गंगा इस शादी को पूरे मन से अपना पाएगी? जानने के लिए देखें कहानी का दूसरा